हमें एक ट्विंस दिखाए जाते हैं जहाँ पर वे बचपन से हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते हुए आए हैं। लड़की का नाम एवा होता है और लड़के का एंड्रयू। जब वे खेल रहे होते हैं तो वे एक प्रॉमिस करते हैं, तो दोनों आपस में वादा करते हैं कि वे एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ेंगे। जब वे पार्क में खेल रहे होते हैं तो एंड्रयू एवा से बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है और वो उसे स्लो होने के लिए कहता है, लेकिन एवा कह रही होती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, क्या तुम तेज़ नहीं दौड़ सकते। जिससे पता चलता है कि वे कितने ज़्यादा अच्छा दोस्त थे और एक दूसरे के बारे में जानते थे। लेकिन एक दिन उन दोनों के पिता ने एंड्रयू को अलग कर दिया क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा बेटा था, तो उसे फैमिली का बिजनेस संभालना था। वे दोनों अलग हो गए जिससे एवा काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। लेकिन जब वो दोबारा उससे मिलती है तो वो उसे मरा हुआ पाती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि एंड्रयू काफ़ी ज़्यादा वीक था, लेकिन लड़की काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और रोती है कि वो वीक नहीं था। लेकिन उसे याद आ रहा होता है कि उसी ने उसको एक बार वीक कहा था, जो उसे एंड्रयू के रूप में दिखाई देता है। तभी हमें इस बैक स्टोरी से आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट में आता है, क्योंकि एवा सपना देख रही थी, क्योंकि हमें भी बैक स्टोरी का बताते चलना था। अब जब एवा को पता चल चुका है कि ये सिर्फ एक सपना था, तो आह भरती है और सोचते हैं कि कितना ज़्यादा समय हो चुका है जब मुझे एंड्रयू का इस तरह से सपना आया है। ये सपने से वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेन भी हो चुकी थी। लेकिन तभी बेल भी बजती है। शाम के 4 बज चुके हैं और उसको कहीं तो भी जाना होता है। वो तैयार होकर नीचे आती है। एवा काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। तभी उसकी मोम उससे बुलाती है। वो कहती है कि क्यों ना तुम हमारे साथ आज डिनर कर लो। ये अपनी एवा की मदर होती है, सोफिया मोरेटी। तभी उसकी एल्डर सिस्टर यानी उसकी बड़ी बहन भी दिखाई जाती है, एंगल मोरेटी, जिसकी शादी हो चुकी है। उसका एक भाई भी होता है जिसकी भी शादी हो चुकी है, विंसेंट मोरेटी। और उसकी यंगर सिस्टर जो कि बेला मोरेटी होती है, वो भी अंगेज हो चुकी है। जो रहती है वो अपनी बंदी होती है, एवा। एवरीवन फैमिली के सभी लगभग सेटल हो चुके हैं सिवाय अपनी एवा के। लेकिन अपनी बंदी एवा डिनर करने से मना कर देती है। वो अपनी मोम को बताती हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए एक फोर्स करके ब्लाइंड डेट जो सेट की है। तभी उसकी बड़ी बहन उसे कह रही होती है कि उससे अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से बात करना, कभी भी उसके साथ रूड मत होना। उसकी छोटी बहन भी कह रही होती है कि हाँ तुम कितना भी कह लो, तुम्हें पता नहीं है क्या इसने कितने सारे बंदे रिजेक्ट किए हैं। उसकी मॉम भी कह रही होती है कि तुम्हारा लास्ट बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा बेकार था। और उसका भाई भी उसे ताने मार रहा होता है कि हाँ मुझे पता है ये कभी भी नहीं बदलने वाली, क्योंकि ये एवा जो ठहरी। लेकिन अपनी बंदी सभी को इग्नोर करते हुए घर से बाहर आती है। अब हमें बताया जाता है कि अपनी एवा को घर में सबसे ज़्यादा नापसंद क्यों किया जाता है, क्योंकि एवा घर के एक भी रूल नहीं मानती। रूल एक मोरेटी फैमिली के पहला रूल है कि घर का जो आदमी है वो बिजनेस संभालेगा। सेकंड रूल है वुमेन्स कभी भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होंगी, वे सिर्फ शादी करेंगी और अपने तक सीमित रहेंगी। और थर्ड रूल है, तभी वहाँ पर उसके पिता आते हैं। थर्ड रूल है कि उन्हें अपने पिता का हमेशा इज्जत करनी होगी। उसके पिता कहते हैं ओह तो तुम कहीं जा रही हो। और जो एवा के पिता होते हैं वो अमेरिका की सबसे बड़ी और पावरफुल फैमिली में से एक आते हैं, जिनका नाम है अलेसेंड्रो मोरेटी। तभी अपनी बंदी बताती हैं, हाँ डैड मैं एक ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। तभी उसके फादर टोन में बोलते हैं, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी वजह से हमारी फैमिली का नाम नीचे डुबा दो। एवा फैमिली के हेड से कुछ नहीं कह पाती। तभी वो गाड़ी में बैठती हैं और सोचती हैं, एक समय था जब मैं अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा कैजुअल टोन में बात करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक काम का जरिया हूँ। जब से एंड्रयू मरा है तब से पता नहीं क्या होता जा रहा है, मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी अगला सीन हमें उस ब्लाइंड डेट की प्लेस दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा सिंप बन रहा होता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं, मेरा नाम रोप चायमैन है। और उसको बिना
कंसर्न के डार्लिंग भी बुला रहा होता है। वो बता रहा होता है कि उसने एवा के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है और वो बता रहा होता है कि उसके फादर काफ़ी ज़्यादा समय से एवा के फादर से पार्टनरशिप में है, लेकिन अपनी एवा को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो देख रही होती है कि ये कन्वर्जेशन कितनी ज़्यादा बोरिंग जा रही है। वो बस जल्दी से खाना खाकर वहाँ से जाना चाहती है। तभी एक वेटर आती है और एक ड्रिंक सर्व करती है, लेकिन वो बंदा कहता है कि हमने तो ये ऑर्डर किया ही नहीं था। तभी दूर बैठा एक और बंदा कहता है कि ये मैंने ऑर्डर किया था। हमें उस बंदे को अच्छे से दिखाया जाता है, उसके हाथ में घड़ी और कामनेस। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और वो उन दोनों को अच्छे से कह रहा होता है कि आप दोनों एक ग्रेट कपल बन सकते हो। लेकिन लड़की को दिख रहा होता है कि वो लड़का उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। वो सोच रही होती है कि आखिर ये मुझे इस नज़रों से क्यों देख रहा है। तभी जो रोब होता है, जो ब्लाइंड डेट पर आया होता है, वो जल्दी से कह रहा होता है कि वो सच कह रहा है, हमारी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और वो तभी अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और उसको प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मेरी फ्यूचर वाइफ बनना चाहोगी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सडन होता है अपनी एवा के लिए। वो नहीं चाहती कि वो तुरंत शादी कर ले। वो उसको काफ़ी ज़्यादा मना रहा होता है कि हमारी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा पावर फैमिली में से आते हैं। यहाँ तक कि रोब बच्चों के बारे में भी सोच रहा होता है कि एक बच्चा एक बच्ची। लेकिन अपनी एवा काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होती है और उसके दिमाग में अपनी फैमिली चल रही होती है कि अगर मैंने ये एक्सेप्ट कर ली तो ऐसे ही होगा कि मैंने उन सब फैमिली की बात मान ली और मैं ऐसा दिखाना चाहती हूँ कि हम एक साथ हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं वापस उसी घर में जाऊँ और मेरे फादर मुझे हमेशा रोल करते रहें। तभी अपनी एवा उठती है और मना कर देती है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है मैरिज का, सॉरी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और उसे जाते जाते एक बात और बताती है, मेरा नाम एवा है, ना कि डार्लिंग। रोब बस उसे पीछे से बुलाता चला जाता है। अपनी एवा वहाँ से निकल जाती है और जो बंदा हमें दिखाया जाता है वो भी उसे जाते हुए देख रहा होता है। अब लड़की बाहर हॉल में है और सोच रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, अब मेरी मोम मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। लगता है मुझे जल्द से जल्द कोई बहाना बनाना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका पैर कारपेट में लचता है और वो गिरने वाली होती है। लेकिन हमें पता है आगे क्या होगा। वो बंदा आ जाता है, लड़की भी देखती है, वो वही होता है जो मुझे पहले मिला था। कितना ज़्यादा एम्बेरेसिंग है। लेकिन लड़की उसे फिर भी थैंक यू बोलती है। लेकिन लड़का बताता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बोर लग रही थी उस डेट पर, तो तुम्हारा क्या कहना है। और उसके बाल कानों से हटाते हुए पीछे करता है, तो तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, क्या तुम मेरे साथ डेट करना चाहोगी। लड़की सोचती है, क्या इसने सच में कहा। इसने किस तरह से कैजुअली मुझे फिजिकली टच किया और मेरे साथ आई कांटेक्ट बनाया। जिस तरह से ये बात करता है वैसे जैसे कोई ऑर्डर दे रहा हो। ये अच्छा नहीं है। लेकिन लड़की को पता होता है कि अगर उसने ये एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। लेकिन फिर भी उसे ऐसा बंदा चाहिए होता है। वो याद करती है अपने फादर को कि वो कितने ज़्यादा डोमिनेंस है। तो एक लड़की को ऐसा ही बंदा चाहिए होता है हमेशा से, जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, जो इस काबिल हो, जो उसके पहले बिहेवियर से, उसके पहले डोमिनेंस को टक्कर दे सके। तो वो अपने बंदे को हाँ कर देती है। अब जबकि लड़की ने हाँ कर दिया है तो रूम में वो सब कुछ चालू हो जाता है जो हमेशा से किसी भी कपल के बीच में होता है। अब एक रूम में दोनों की इंटीमेसी स्टार्ट हो जाती है। वो उसको किस करता है और लड़कियों को हमेशा एक पैसिनेट किसी चाहिए होता है भाई। वो उसको दीवार से लगाता है एंड देन अगेन एंड अगेन। लड़की सोच रही होती है कि इसे पता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी एट दिस रेट अगर मैं ये करती रही तो। तभी उसे कुछ तो भी टच होता है। उसकी जेब में एक गन होती है। वो घबरा जाती है और कहती है, तुम्हारे पास गन क्या कर रही है। बंदा उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है। वो गन अपनी पॉकेट से निकालता है और दूर रख देता है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं कसम खाता हूँ जब तक कि तुम मेरे साथ हो तुम सेफ हो। लड़की उसकी बात मान जाती है, लेकिन लड़के को पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, तो वो कहता है कि हमें स्टार्ट करने से पहले अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए, तो क्यों ना हम पहले बात ले लें। जब दोनों ने बात ले चुका है, पहले लड़की बाहर आती है और वो देखती है कि वो बंदा किधर है। तभी वो पीछे से आता है और कहते हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मेल कर रही हो। और उसका हाथ, ऑलवेज एक बंदे का हाथ इस जगह पर कहाँ जाएगा। और वो इस सिचुएशन में लड़की का नाम पूछ रहा होता है। आखिर मैं तुमको क्या बुलाऊं? लड़की सोचती है कि नहीं, मैं इसे अपना असली नाम नहीं बता सकती, तो वो उससे दूर हटती है और ख़ुद को जूलियट बताती है। ओह, जैसे कि शेक्सपियर में था, लाइक, तो फिर ठीक है, मैं भी रोमियो हूँ। एवा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम एक दूसरे के बारे में जितना कम जाने उतना ज़्यादा अच्छा है? और ये तुम्हारे पहली बार नहीं लगता। ओह, तो तुम कहना चाहती हो कि हम पूरी नाइट करें और सुबह अलग हो जाएं? तभी वो हाथ आगे बढ़ाता है। ज़्यादातर वुमेन सुबह होते ही अपना माइंड चेंज कर लेती हैं। तभी लड़की डोमिनेंस में आते हुए कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो देखते हैं कल सुबह कौन ज़्यादा बिछड़ने से दुखी फील करता है। आगे तुम्हें पता ही है क्या होगा। क्या मुझे इसकी इमेजेस डालनी चाहिए? जितनी इमेजेस हो सके मैं उतनी डालूंगा, और बाकी सब तुम समझ रहे हो ना, यूट्यूब सेंसर काफ़ी ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। मैं सीधा मॉर्निंग में मिलता हूँ। सुबह एवा उठती है और आईने में देख रही होती है कि उसके पूरे शरीर पर लव बाइट्स होते हैं। लाइक ये बंदा पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि हमने वन नाइट स्टैंड किया है। तभी वो बाथरूम से बाहर आती है और अपने बंदे को देखती है और देखती है कि वो सोते हुए एक एंजल की तरह लगता है। बिसाइड कि उसने कल रात को कितना ज़्यादा डेविल वाला काम किया था, और रात को हमें दिखाया जाता है कि वो उस पर पूरी तरह डोमिनेंस कर रहा होता है। लेकिन अपनी एवा को लगता है कि मैंने उस रात से पहले कभी भी इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया था। और एवा एक नोट उसकी टेबल पर छोड़कर और उस पर एक किस डालकर चली जाती है। बाद में जब लड़का उठता है तो वो एवा को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन देखता है कि एवा एक्चुअल में वो है ही नहीं। वो समझ जाता है कि वो ऑलरेडी लीव कर चुके हैं। तभी उसे टेबल पे वही नोट मिलता है जिसमें पैसे भी होते हैं। उस पर लिखा होता है कि कल रात के लिए थैंक यू, जिसे पढ़कर बंदे को काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। वो एक फ़ोन मिलाता है और उस बंदी को, यानी कि अपनी एवा को ढूंढने के लिए किसी को कह रहा होता है कि, और इस बंदे को पता है कि उसने अपना रियल नेम नहीं बताया था। साथ ही साथ वो तैयार भी हो रहा होता है और वो उसके फीचर्स बता रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। लाइक उसकी हाइट होगी 5'6", ग्रीन आइज़ हैं और वो अपनी 20s में है। वो बाहर आता है और उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। वो गाड़ी में बैठता है, वो कहता है कि, और वो कपोनी रेजिडेंटल के लिए निकल जाता है। तभी फ़ोन के दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि आखिर आप उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? बंदा बताता है मुझे नहीं पता, शायद से मैं उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ मुझे से मेल को एक प्रोस्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करने का नतीजा क्या होता है। पिछली रात की हमें कुछ क्लिप्स दिखाई जाती हैं। यहाँ पर लड़की बता रही होती है कि, यानी कि अपनी एवा बता रही होती है कि लड़कों के साथ मेरे रिश्ते कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चलते क्योंकि मैं उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती। ऐसा लगता है कि अगर तुम किसी के साथ हो तो तुम किसी प्रेशर में हो। लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ। जब तुम किसी के साथ होते हो तो तुम्हें उस दूसरे पर्सन का भी ध्यान रखना पड़ता है, इससे तुम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हो। लड़की कहती है ऐसा लगता है कि तुम समझ रहे हो, लेकिन लड़का बताता है हाँ मैं इसे समझ सकता हूँ कि कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था।
लड़की सोचती है क्या इसे भी किसी बात का प्रेशर है। लड़का बताता है कि तुम इस पल को एंजॉय करो, क्योंकि जब तुम सुबह यहाँ से जाओगी तो तुम अपनी पुरानी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में लौटने वाली हो, लेकिन अभी ये रात तुम्हें फ्री है, तो तुम इस रात को किस तरह बिताने चाहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास फ्री विल जो है। तभी लड़की मुड़ती है और कहती है कि मैं ये तभी सीन कट होता है और एवा को एक स्लैप लग रहा होता है, क्योंकि उसके डैड को पता चल चुका है कि ना कि वो डेट से छोड़ कर आई है, बल्कि एक नाइट किसी रैंडम बंदे के साथ बिता कर आई है। उसके डैड उसे पागल कह रहे होते हैं, लेकिन एवा कह रही होती है कि डैड, मैं किसी से भी बिजनेस रिलेशन के चक्कर में शादी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं और उसे उसका मुंह बंद करने के लिए कहते हैं, आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम कब सुधरने वाली हो? तुम ये सब स्टूपिडिटी कब बंद करोगी? क्या तुम्हारा दिमाग इसलिए ख़राब हो चुका है क्योंकि तुम वो सब करती थी? मतलब ये लड़की बहुत ही ज़्यादा नशे करती थी पहले, लेकिन एवा बताती है वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट हो चुका है, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। उसके डैड उसे चुप करा देते हैं और उसे उसी कमरे में बंद करके चले जाते हैं और कहते हैं अब तुम यहाँ पर बंद रहोगी। अपनी एवा अपने डैड को मनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब वो अपने कमरे में बंद है और याद कर रही होती है कि कैसे उस बंदे ने कहा था कि ये रात तुम्हारी फ्री है बिना किसी प्रेशर के, तो तुम इसे कैसे बिताना चाहोगी। ये सारे शब्द उसके दिमाग में घूम रहे होते हैं और अपनी एवा को सच में फील हो रहा होता है कि मैं उस स्ट्रेंजर के साथ ज़्यादा फ्री फील कर पा रही थी, ज़्यादा आज़ाद फील कर पा रही थी, एक्सेप्ट माई ओन फैमिली। ऐसा लग रहा है मैं अपनी फैमिली में ही सफ़र कर रही हूँ। हमें इस दुनिया के जो भी पावरफुल फैमिलीज़ हैं उनके बारे में बताया जाता है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। ये रशिया और न्यूयॉर्क में भी हैं, जो कैपोनली फैमिली ने इस्टेब्लिश किए हैं, जो कि न्यूयॉर्क में हैं। और जो भी हेड बनने वाला है नेक्स्ट कोपली फैमिली का, उसे यंग लायन कहा जाता है, जो कि वही बंदा होता है जो एवा के साथ वन नाइट स्टैंड करके बहुत ही ज़्यादा पछता रहा होता है। हमें इसका नाम पता चलता है जो कि निक होता है। निक अब जहाँ के लिए वो निकला था वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर उसकी मैनेजर उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है कि तुम चाहते हो कि मैं एक औरत का पीछा करूं? क्या तुम मुझे इतना ज़्यादा चीप समझते हो? निक की पर्सनल असिस्टेंट होती हैं जेन, दूसरा होता है उसका ही सेकंड असिस्टेंट जो होता है लियो, जो अपने बंदे को काफ़ी ज़्यादा सुना रहा होता है कि लगता है इस बार एक लड़की से धोखा खा कर आया है ये। निक उस लड़की से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि तुम कंप्यूटर्स में अच्छी हो, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम उस लड़की को ढूंढ नहीं पाई। जेन उस पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसने सिर्फ अपनी लड़की के यानी कि एवा के कुछ ही ट्रेट्स बताए होते हैं, ना उसका नाम ना कुछ पता, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है। उसने सारी CCTV फुटेज चेक की, लेकिन एक भी साइन नहीं मिला उस लड़की का कि आखिर वो रहती कहाँ पर है। लेकिन निक फिर भी उसे ताना मारते हुए कह रहा होता है कि लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो किसी भी बंदे को फाइंड करने के लिए, लेकिन जिससे जेन और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिर निक सोचता है मुझे लगा नहीं था कि वो लड़की ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एवा उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है। वो उसको याद कर रहा होता है कि जूलियट इतनी भी ज़्यादा ईजी वूमन नहीं लगती। वे दोनों मैनेजर्स काफ़ी ज़्यादा चिल होते हैं अपने बंदे को लेकर। तभी मैनेजर लियो कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि अपना करोड़पति ग्रेट निक, एक लड़की ने उसे वन नाइट स्टैंड के लिए पे भी कर दिया है। और दोनों काफ़ी ज़्यादा निक को चिढ़ा रहे होते हैं, लेकिन निक भी ठान लेता है कि वो एवा को ढूंढेगा और उसके पैसे उसे वापस करेगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कि उसके डैड होते हैं, जो कि कैपोनली फैमिली के बॉस होते हैं, जियो कैपोनली। तभी लियो बताने वाला होता है कि कैसे निक को एक लड़की ने वन नाइट स्टैंड करके गोस्ट कर दिया है, लेकिन निक उसे चिप करा देता है। डैड ये सब सुन रहे होते हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा हाश भर रहे होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन निक कह रहा होता है कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही आप पर ना ही आपके काम पर,
लेकिन उसके डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा चिंता कर दिया तुम्हारी मैरिज की, तो क्यों ना तुम जल्दी से शादी कर लो। लेकिन ये सब छोड़ निक पूछता है कि आखिर आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। उसके डैड बता दे कि मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। तुम्हें पता है ना हम किस चीज़ का काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो हमारे शिपिंग बिजनेस में कुछ तो भी घपला कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। उसके डैड ये काम निक को देना चाहते हैं। तभी बीच में लियो बोलता है कि बॉस मैं ये करना चाहूँगा, लेकिन बीच में ही निक आ जाता है। डोंट वरी डैड, ये सब काम मैं संभाल लूँगा। मैं भी तो देखता हूँ आखिर ये बंदे हैं कौन। तभी हमें कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि एक एरोप्लेन से सामान उतार रहे होते हैं, और वहाँ पर एक बंदा भी होता है जो देख रहा होता है कि उसका अगला टारगेट कौन है। वो देखता है उसके फ़ोन में एवा की फ़ोटो होती है। अब इस बंदे के मन में भी कुछ भी खुराफात चल रहा है। हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली अपना निक उन बंदों को, उन ट्रेडर्स को ढूंढ लेता है। उसके पास लियो आता है, कहता है कि फाइनली हमने इन सबको ढूंढ ही लिया। जो ये बंदे हैं वे सिर्फ पैसे लेकर काम करने वाले हैं। लेकिन तभी लियो बताता है कि उसे कुछ गड़बड़ मिली है। केले आर्चर यानी कि तीरंदाज, केले नाम है बंदे का। ये बंदा एक सिक्योरिटी गार्ड बिजनेस चलाता है। उसका बेटा है यानी कि ये काफ़ी रिच है, जिसने अभी अभी याच पार्टी यानी एक बोट पर पार्टी रखी थी। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अननोन बंदे दिखाई दिए थे। क्या तुम उसे देखना चाहोगे? निक मान जाता है कि ठीक है, पहले हम ये काम निपटाएंगे, फिर रात को पार्टी में चलेंगे। लेकिन वो देखता है कि लियो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है, जिससे निक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो बताता है कि मैंने सुना है कि तुम पिछले महीने से उसके पीछे यानी कि उसकी मैनेजर के पीछे, जेन के पीछे पड़े हो, क्योंकि वो अपनी एवा को ढूंढ तक नहीं पाई है। यहाँ तक कि तुम उसे ढूंढने में इतने ज़्यादा पागल हो कि तुम हर लड़की की फ़ोटो अब बार बार चेक करके देख रहे हो कि तुम्हारी जूलियट आखिर है कौन सी। लियो उसे काफ़ी ज़्यादा भड़का रहा होता है और इरिटेट कर रहा होता है कि तुम क्या अभी भी हार नहीं मानना चाहोगे। लेकिन अपना निक अपने कॉलर ठीक करता है और कहता है कि अब ये पर्सनल हो चुका है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ अपनी एवा, जिसको लॉकडाउन मिल चुका है, वह महीनों से अपने ही कमरे में बंद है। वो याद करती है कि कैसे वो भीख तक मांग चुकी है अपने डैड से कि उसे जाने दे, वो आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन फिर भी उसके डैड ने उसे वहीं बंद कर रखा है। तभी वहाँ पर उसकी सबसे छोटी बहन आती है। वो बता रही होती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि पिताजी ने तुम्हें अभी तक बंद करके रखा है। आखिर वे अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन एवा कह रही होती है ये पहली बार तो नहीं है, पिछली बार उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए बंद कर दिया था। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी होती है वो एवा को बताती है कि पूरे न्यूयॉर्क में ये खबर फैल चुकी है कि एवा किसी के साथ, समझिए ना, 1 नाइट स्टैंड करके आई है। और वो उसे बताती है कि एवा ने इस बार लाइन क्रॉस कर दी है, जिससे एवा काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रही होती है। लेकिन फिर भी उसके पास उसकी छोटी बहन आती है और कहती है चलो ना बाहर चलते हैं। लेकिन एवा मना करती है क्योंकि वो अभी भी लॉकडाउन में है। लेकिन वो यंगर सिस्टर कह रही होती है कि अब चलो, अभी पिताजी भूल गए होंगे कि तुमने क्या गलती की है, अब तो वे तुम्हें माफ़ कर देंगे, चलो ना, अगर कुछ हुआ भी तो मैं संभाल लूँगी। वो ऐसी ज़िद करके उसे ले जाती हैं। वो बताती नहीं है कि उसे कहाँ ले जा रही है। तभी सीन कट होता है और एज एक्सपेक्टेड वो उसे कहाँ लाई होती है, उसी बोट वाली पार्टी पर, जिसे देखकर एवा काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है कि तुम मुझे लाई भी कहाँ, एक याच पार्टी पर यानी कि एक बोट पार्टी पर। लेकिन उसकी यंगर सिस्टर कह रही होती है कि ये सिर्फ आम बोट पार्टी नहीं है, यहाँ पर किले, जिसका नाम हमने पहले भी सुना है, जो सिक्योरिटी गार्ड का बेटा था वही, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। एवा उसे वार्न कर रही होती है कि पिछले महीने मुझे इसी कारण से बंद किया गया था, तुम्हें याद है ना। तभी एवा उसे कुछ तो भी कह रही होती है, लेकिन इतने में थे उसकी यंगर सिस्टर वहाँ से निकल जाती हैं। अब एवा पछता रही होती है कि मैंने उसकी बात क्यों मानी, मुझे उसे देख लेना चाहिए था कि वो ज़्यादा क्यूरियस है इस पार्टी के लिए, ना कि मेरे लिए। लगता है एज ऑलवेज फिर से मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी उसे कोई तो भी आवाज़ मारता है एवा, जिसे देखकर एवा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना निक लियो से पूछ रहा होता है कि
क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ हमें कुछ क्लू मिलेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर इन लड़कियों के लिए आए हो। जिसमें लियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अपना निक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट। खैर लियो ये भी बताता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ तुम्हारी जूलियट भी मिल सकती है। तभी निक लुक अराउंड करता है, चारों तरफ देखता है और उसे फाइनली अपनी एवा नज़र आ जाती है। निक वहाँ से उसका थैंक करते हुए निकल जाता है। तभी हमें उसी चीज़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एवा किसी बंदे को देखकर घबरा गई होती हैं। उसके सामने एक काफ़ी ज़्यादा टोल बंदा होता है जिसका नाम होता है जिमी, जिसे अपनी लड़की काफ़ी ज़्यादा नापसंद कर रही होती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन उस जिमी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो बताता है कि ओह तुम कितनी ज़्यादा कोल्ड हो, हम एक समय पर लवर हुआ करते थे। लेकिन एवा अपनी बंदी मना कर देती है। तुम ये क्या कहना चाहते हो? क्या तुम पागल हो चुके हो? जिमी कहता है ओह तो तुम्हें लगता है मैं पागल हो चुका हूँ? मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब एक प्रिंसेस लाइक यू मेरे सामने बैक करे और उन चीज़ों को मांगे। यानी कि इस स्टोरी में जो ये बंदा है इसने अपनी बंदी को वो वाला सामान, मतलब ये जिमी जो है अपनी बंदी के जीवन में जो भी वो सामान सप्लाई करते हैं ना नशे वाला, वो है ये बंदा जिसने अपनी बंदी को एडिक्शन में डाला होगा। तभी वो उसे एक चीज़ का नाम लेता है जो कि उसी नशे वाली चीज़ से आता है। वो उसे ऑफ़र करता है, लेकिन इस बार बंदी जैसे ही अपने पास्ट को याद करती है कि उन सब के बाद उसका क्या हाल हो चुका था, वो मना कर देती है। तभी वो होश में आती है। क्यों? क्योंकि अपने बंदे ने, निक ने जिमी का हाथ पकड़ लिया होता है। निक कहता है ओह तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या, एक प्रीटी लेडी से किस तरह बात करनी चाहिए। जिमी पूछता है अपने बंदे के बारे में, आखिर वो है कौन। लेकिन अपना बंदा एवा के सामने अपना वही नाम लेता है, मैं बस एक रोमियो हूँ। लेकिन वो सोच भी रही होती है कि ये वही आदमी है ना जो कि मैं होटल में मिली थी, आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है। तभी जिमी उसे पंच मारने वाला होता है कि मुझे जाने दे, लेकिन वो देखता है कि अपने बंदे निक ने गन निकाल ली होती है। वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ भी कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे शरीर में एक होल बन जाए। जिमी सोचता है आखिर ये है कौन, इसने इस जैसे पब्लिक एरिया में गन कैसे बाहर निकाली, आखिर ये है कौन और इतना ज़्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है, यानी कि जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ऐसे टाइम पर और बंदा क्या ही करेगा, वो वहाँ से भाग जाता है और वही डायलॉग मारता है, मैं तुम्हें देख लूँगा, बस इतना ही। खैर अपनी एवा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि ये जिमी भी मेरे लिए एक नाइटमेयर बन के रह गया है। यहाँ तक कि ये कम था कि अब ये आ चुका है, यानी कि अपनी निक की बात कर रही होती है। अब निक एवा को ग्रीट करता है, जबकि निक को उसका असली नाम पता चल चुका है। खैर एवा कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रही होती है। निक कहता है तुम्हें देख कर लग नहीं रहा है कि तुम मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो, कि ये कितना ज़्यादा बुरा है। निक बताता है कि वो उसे पता नहीं कितने ज़्यादा हफ्तों से ढूंढ रहा है, यहाँ तक कि महीनों से, जो कि अपनी बंदी को यकीन नहीं हो रहा होता है। वो बताता है कि तुमने उस नाइट के लिए मेरे लिए कुछ पैसे छोड़े थे, जो कि लड़की को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस कर रहे होते हैं। निक कहता है मुझे आज तक कभी भी ऐसा फील नहीं कराया गया कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ। खैर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़िद में डाल दिया कि मैं तुमसे एक बार तो मिलूँ। खैर एवा कहती है कि मैंने तो सिर्फ एक मजाक किया था। निक को यकीन नहीं होता कि वो सिर्फ एक मजाक था। एवा उससे माफ़ी मांगती है कि मैंने जब तुम्हें सोते हुए देखा, इतनी शांति से सो रहे थे कि मैंने तुम्हें टीज़ करने के लिए बस छोटा सा लेटर छोड़ दिया। अगर तुम्हें ये बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ये अपने बंदे को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है। वो हाथ उठाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है तो क्यों ना तुम मेरे साथ डेट पर चलो। और वो उसका हाथ चूमता है। मुझे यहाँ आसपास एक अच्छा सा रेस्टोरेंट पता है जहाँ पर नाइट में एक अच्छा सा व्यू मिलता है इस पूरी सिटी का, तो क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी। और हमें एक बढ़िया सी इमेज दिखाई जाती है, मतलब बढ़िया पोर्ट्रेट है भाई ये। लड़की उससे पूछती है आखिर क्यों, हमने तो पहले ही तय किया था ना कि वो सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड होगा और हम दोनों रोमांटिक लाइफ के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, तो आखिर क्यों। इसीलिए तो हमने वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड किया था और अब ये बात डेट तक कहाँ से पहुँच गई।
तभी एवा एक फेक स्माइल निकालती है और उससे ऑनेस्ट रहने के लिए पूछती है। कहती है, क्या तुम सच बताओ, क्या तुम सच में दोबारा मेरे साथ सिर्फ एक नाइट बिताना चाहते हो? ये बात अपने निक को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर जाती है। वो मना करता है, लेकिन एवा ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, उसके मन में चलता है, मुझे ये पहले से पता था। अपना बंदा सिर्फ उसे बुलाता रह जाता है, लेकिन एवा वहाँ से निकल जाती है। कहती है, मैं अब इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बेड के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए, इसीलिए मुझे ट्रबल में मत डालना। वो वहाँ से निकल रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर मैंने सोचा क्या था। इसी तरह से तो जिमी ने मेरी पूरी ज़िंदगी जला दी थी। उसे याद आता है कैसे उसने उस जिमी ने किस तरह उसे बर्बाद कर दिया था। और अब वो अपने बंदे निक के बारे में सोचती है और सोचती है कि आखिर मैं क्या सोच रही थी कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं कितनी ज़्यादा बड़ी गलती करने वाली थी। एवा वहाँ से निकल जाती है अपने बंदे को कन्फ्यूज़न में छोड़ते हुए। तभी हमें दूसरी जगह एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने निक के फादर होते हैं जो एक बंदे से मिलने आए होते हैं। वे एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं, लॉन्ग टाइम नो सी, और आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इसको स्किप करते हैं। खैर, वहाँ पर बात चल रही होती है कि रशियंस ने अपने हेडक्वार्टर पर काफ़ी ज़्यादा हमले करने शुरू कर दिए हैं। वे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। उन्होंने हमारे सारे सामान तक लूटने शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए हम इनसे बचने के लिए निक के फादर एक सजेशन देते हैं अलायंस का, जो रशियंस के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर देंगे। लेकिन सामने बैठा बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास क्यों करूं, क्योंकि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहे हो। सामने वाला बैठा बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें सही में लगता है तुम अपने वादों पर टिक पाओगे, हालांकि मैं तुम्हारे ज़बान पर क्यों ही विश्वास करूंगा। और दोनों फैमिलीज़ के बॉडीगार्ड्स ने गन उठा ली होती है, लेकिन निक के फादर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम मेरे ज़बान पर विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे दोनों बच्चे शादी कर लें। इसे हम एक एलायंस का ट्रस्ट मानेंगे, जो कि एक सील की तरह काम करेगा। सामने वाला बैठा बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ओह, एक मैरिज अलायंस, ये तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। तभी सीन चेंज होता है भाई, प्रॉपर रेड रूम लग रहा है। एक बंदे को मतलब दूसरे बंदे को टॉर्चर कर रहा होता है, जिसके मुंह पे पट्टी भी लग रही होती है। वो कुछ डायलॉग बोलता है, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे। तभी वो उसके नाखून को पाड़ देता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और हमें उसे दिखाया जाता है एक्चुअल में ये वही बंदा है जो उस दिन यानी कि 1 महीने पहले जो एरोप्लेन से सामान चोरी कर रहे थे और ये छत पे बैठा था और अपनी एवा की इमेज देख रहा था। ये वही बंदा है। ये बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कोई भी आके बचा पाएगा। वो उसे वहीं पर मार देता है। तभी उसका नाम बुलाया जाता है। खैर, नाम तो नहीं, कहा जाता है कि बॉस। ये बंदा भी बॉस है। उसका मैनेजर आकर उसके कान में कुछ बोलता है और वो बोलता है एक मैरिज अलायंस के बारे में, जो कि हमें पहले से पता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो देखते हैं आखिर हम किसे बेट बना सकते हैं। और हमें जिमी को दिखाया जाता है। तो अब हमें थोड़ी सी निक की यादों के बारे में बताया जाता है, मतलब जहाँ पर निक उस बार में पहली बार मिला था अपनी एवा से। हमें पता चलता है कि अपना जो निक है वो सिर्फ वहाँ पर सिर्फ मज़े करने आया होता है। पहले तो निक के मन में सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है अपनी एवा के बारे में कि वाह क्या ब्यूटीफुल लेडी है, लेकिन मैं बस अपना टाइम वहाँ पर ख़त्म कर रहा था। लेकिन मैंने जैसे वो देखा, उसके टॉप से बॉटम तक वो एक ब्यूटी थी। मतलब अपनी एवा के बारे में बात कर रहा होता है ये, और वो बस उसे देखे जा रहा था। निक को लगता है कि उस जैसी खूबसूरत लड़की को आखिर कौन देखने से बच सकता है। तभी हमें वो दिखाया जाता है जिसके साथ वो अपनी एवा मीटिंग करने आई होती है। वो सोचता है, मतलब निक सोचता है कि क्या वो इसके साथ एक पार्टनर बनना चाहेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली में निक ने वो वेटर भेजी होती है उन दोनों के पास उस ड्रिंक को सर्व करने के लिए। और बाकी का तो हमें भी पता है, हमें देख चुके हैं कि आगे क्या हुआ था। ये दोनों मना कर देते हैं और अपने बंदे की तरफ इशारा करते हैं और तभी मिलती हैं उन दोनों की आंखें और हमें दिखाया जाता है कि
पहले की तरह वो वहाँ से उठकर चली जाती है। वो और निक याद करता है वो अपनी एवा का लुक। वो सोचता है कि वो लुक मुझे बता रहा था कि वो लड़की चाहती है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, और यही बात मुझे उसका पीछा करने पर मजबूर कर देती है। और बाकी तो हमें पता ही है कि आगे क्या हुआ था। निक के मन में अभी भी बहुत सारी यादें चल रही होती हैं कि कैसे एवा के रूप कितने ज़्यादा बदलते रहते हैं। कभी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लगती है और कभी वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लगती है, एंड देन सडन वो एक बच्ची सी बन जाती है। और यही चीज़ें हैं जो मुझे इस लड़की को देखने से, पसंद करने से रोक नहीं पा रही हैं। वो सोचता है कि अगर कल जैसे कि हर लड़की मेरे साथ करती है, सुबह उठते ही मुझसे मिलने की भीख मांगती है, अगर इसने ये किया तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है कि आगे क्या हुआ था। अपनी बंदी एवा उससे घोस्ट करके भाग जाती है, पैसे देकर भाग जाती है भाई, एक प्रोस्टिट्यूट की तरह, जिस बात से अपने बंदे को गुस्सा आया होता है और उसे कसम खा लेता है कि अपनी एवा को वो ढूंढ कर ही रहेगा, और वो अपनी मैनेजर को उसे ढूंढने के लिए निकाल लेता है। मतलब ढूंढो वो एवा से मिलती जुलती सारी फोटेज निकाल लेता है और एवा को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी एवा से ऑब्सेस हो चुका है, लेकिन 1 महीने के बाद भी वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। मतलब अभी तक जो ये चल रहा है ना, ये हमें पीओवी दिखाया जा रहा है अपने निक का कि वो एवा के बारे में क्या सोचता है। लेकिन उसके जो मैनेजर होती है जेन, वो मना कर देती है, मैं अब और नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन और वो बता रही होती है कि आखिर तुम उसको ढूंढना क्यों चाहते हो, जबकि उसने सिर्फ तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड की थी। लेकिन अपना बंदा निक सोच रहा होता है कि जेन जैसी लड़की, एक प्रो लड़की उस तक ढूंढ नहीं पा रही है, क्या सच में उसने मुझे घोस्ट कर दिया है। लेकिन नहीं, वो कसम खा लेता है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। और कट सीन होता है फिर से उसी शिप पर। हमें उसी शिप पार्टी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर अपना निक की पीओवी दिखाया जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे मिलकर रहूँगा। और तभी उसे एवा दिख जाती है, जैसा कि हमें पता है। और उसे सोचने से पहले ही वो बस उसे गले लगाना चाहता है। वो उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, उसके पैर अपने आप एवा की तरफ बढ़ने लगे और बस वो एवा से मिलना चाहता था। और हमें पता ही है वो उससे मिलता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे डेट के लिए पूछता है। लेकिन वो उसके मन में चल रहा होता है कि मुझे बस एक चांस चाहिए, एक चांस, तो वो कभी भी मना नहीं करेगी। लेकिन जैसे कि हमें पता है एवा पूछती है आखिर क्यों, क्या तुम फिर से मेरे साथ सिर्फ एक रात बिताना चाहते हो। जैसे कि निक ऑलवेज कंफ्यूज था उसको लेकर कि वो ऐसा क्यों कह रही है। वो जाते जाते कहती है कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, और वो उसको कन्फ्यूज़न में छोड़ जाती है। लेकिन अभी भी अपने निक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर चाटा मार दिया हो। वो लड़की अपने बंदे को नहीं चाहती, लेकिन वो उसका ही चॉइस है, तो वो सोचता है कि उसे बैक ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन वो सोचता है मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं किसी के लिए भीख मांगूं, ऐसे किसी के लिए जो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं रखता हो। लेकिन फिर उसके पैर बढ़ते हैं आगे, उसका हाथ पकड़ा जाता है और अपना निक सोचता है फिर आखिर क्यों मैं तुम्हें यूं ही जाने देना नहीं चाहता। एवा भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। तभी अपना निक बताता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सोना चाहता हूँ, मैं सच में तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। निक अपना नंबर देता है एवा को और बोलता है कि मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, और हाँ, फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे बारे में कितना ज़्यादा सीरियस था, तुम मेरा इंतज़ार करना। और वो ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। सोचता है सब कुछ क्लियर हो चुकी थी अब। निक को पता चल चुका था कि वो एवा अपने निक को नहीं चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है। निक को पता चल चुका है कि वो उसे चाहता है, लेकिन वो उसे नहीं चाहती। इस केस में अब निक एवा को अपना बनाने का पूरा कोशिश करने का सीन कट होता है एवा की यूनिवर्सिटी पर, जहाँ पर एवा अपने कॉलेज आई हुई होती है और वो अपने बंदे के बारे में सोच रही होती है कि उसने मुझे नंबर दिया और बस ऐसे ही चला गया। वो उसका कार्ड देख रही होती है। एवा सोचती है क्या उसे अपने बंदे निक को कॉल करना चाहिए, लेकिन तभी उसे अपने डैड याद आते हैं कि नहीं,
अभी तो मैं इतनी ज़्यादा फ्री हो चुकी हूँ, इतने लॉन्ग टाइम के लॉकडाउन के बाद मैं फिर से अपनी फ्रीडम खोना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी उसके मन में निक आ रहा होता है कि कैसे वो कितना ज़्यादा सिंसियर था, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन नहीं, मैं इस बार ये नहीं करूँगी। तभी उसे कोई बुलाता है, एवा, जो देखती है और शौक हो जाती है कि उसके सामने चमचमाती कार, एक लग्जरी घड़ी एंड पूरा का पूरा निक खड़ा होता है। वो सोचती है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर निक ने उसे ढूंढा कैसे। अपना निक बताता है, जबकि मुझे तुम्हारा नाम पता था तो मैंने ढूंढ लिया। और एवा को लग रहा होता है कि वो उसे इतने समय से स्टॉक कर रहा है, जो कितना ज़्यादा शेमलेस है। और वो उस पर चिल्ला रही होती है, तुम ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो। लेकिन क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है उन दोनों को देखकर कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि देखो उसकी कार कितनी ज़्यादा महंगी है, मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। तभी एवा उसके पास आती है और धीरे आवाज़ में कहती है कि मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे कॉल करना चाहिए था कि तुम मुझे यहाँ मिलने आ रहे हो। तुमने कहा था कि जब मैं चाहूँगी तभी मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तो फिर क्यों। एमसी कहता है, हाँ मैंने कहा था। लेकिन वो उसका बाल पकड़ता है और वो उनके बालों पर किस करता है और कहता है कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आऊँगा। और पीछे क्राउड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा चीयर कर रही होती हैं कि डेट हिम, डेट हिम, डेट हिम। लेकिन एवा काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। वो अपने बंदे को धक्का देती है कि लेकिन पहले यहाँ से चलो, यहाँ से निकलते हैं। निक पूछता है, उससे मजाक कर रहा होता है कि ओ तो तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी में लग रही हो। एवा कहती है, अरे यार जल्दी चलो ना। और वो सोचती है कि ये कितना ज़्यादा बुरा है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं और निक देखता है कि सच में एवा। वो पूछता है कि क्या सच में तुम यहाँ नहीं आना चाहती थी। एवा कहती है कि यहाँ से जल्द निकलो। लेकिन एमसी उसे रोकता है और उसके पास आता है, मुझे हेट करना थोड़ा बंद करो। तुम्हें पता नहीं है कि मुझे कितना ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ी है यहाँ तक आने के लिए। जिसे देखकर अपनी एवा काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो जाती है। एवा कहती है, आप जल्दी चलो, कितना ज़्यादा प्ले बॉय की तरह एक्ट कर रहे हो तुम। निक कहता है कि ओह तो मुझे लगता है कि ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो लगता है हमें अब निकलना चाहिए। और लड़की सोचती है, मैं सच में ये बस वो करना चाहता है जो ये चाहता है। और वे गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अपना बंदा निक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम निक है। लेकिन एवा कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती है। तभी अपना निक उसके बारे में सब कुछ बता देता है कि तुम्हारा नाम एवा जोन्स है, तुम्हारी एज 23 है और तुम लो की पढ़ाई कर रही हो। और अपनी एवा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है और शौक में होती है कि इतना सब कुछ उसे कैसे पता है। लेकिन अपनी लड़की एवा काफ़ी ज़्यादा रिलीव होती है कि उसे उसका रियल नाम नहीं पता है और उसने जो अपना स्कूल है वो भी फेक आईडी से रजिस्टर कराया हुआ है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा स्कैरी हैं, तो कुछ भी फ़नी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम अपने आप को कहीं और ही पाओगे। लेकिन निक हंस रहा होता है, ओह अगर ऐसी बात है तो ये काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है। लेकिन निक उसे देखता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम एक बेहतरीन डेट पर जाने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फन होगा। तब ये वो अपने बंदे को देखते हुए सोचती है कि तुम्हें सही में लगता है जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं इंजॉय कर भी पाऊँगी, और क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें आज के बाद देख भी ना पाऊँ। तो चलो देखते हैं ये आखिर कहाँ ले जाना चाहता है। तभी हमें सीन कट होता है जहाँ के सीन को एवा देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। वो बिलीव कर नहीं पा रही होती है कि वो एक हॉर्स के तबेले में आ चुके हैं। मतलब वहाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हॉर्सेस होते हैं। एवा पूछती है, क्या ये सब तुम्हारे घोड़े हैं। निक कहता है कि हाँ ये मेरी फैमिली के लिए वोकेशन स्पॉट है। जब हम छोटे थे मैं अपने सिबलिंग्स के साथ यहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़े करने आया करता था। और इसी दौरान अपनी एवा को भी पता चलता है कि अपने बंदे का भी कोई कज़िन है या कहीं सिबलिंग है। तभी उसे एक घोड़ा दिखता है, काला घोड़ा। तभी एवा आगे बढ़ती है और उसका नाम पूछती है। उसका नाम होता है कैसियो। उसकी खूबियाँ बताते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बैड टेम्पर का है, इसे ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। लेकिन जैसे ही अपनी एवा उसको छूती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। मतलब घोड़ा अपना बंदा
मतलब घोड़ा एवा को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा होता है, लेकिन अभी भी अपने बंदे को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे कितनी ज़्यादा इजीली ट्रेन कर पा रही होती है। और एवा को वो घोड़ा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। सडनली अपना बंदा उसे कहता है कि क्या तुम इस पर राइड करना पसंद करोगी। एवा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि वह एक ही घोड़े पर दोनों राइड करने वाले हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि हम दोनों अलग अलग घोड़े पर क्यों राइड नहीं कर सकते। तभी अपना बंदा निक कहता है कि मैं एक बिगिनर को खुद से एक घोड़े को राइड करना नहीं देना चाहता। तभी अपना बंदा घोड़े को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भगाते हुए ले जा रहा होता है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। लेकिन अपना बंदा कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम मेरे साथ हमेशा सेफ रहोगी। और जैसे ही वह आँखें खोलती है उसके सामने होता है एक ब्यूटीफुल सीनरी। मतलब क्या ही, उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी वो ऐसी जगह पर आया करती थी और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी राइडिंग मैंने कब की है। और उसे लगता है कि जब वो राइड कर रही थी वो उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक खुले आसमान में उड़ रही हो। अपना बंदा बताता है कि जब वो छोटा था वो अक्सर यहाँ पर आया करता था और वो हमेशा से ऐसी राइड लिया करता था और वो फील करता था कि वो आसमान में, खुले आसमान में फ्री उड़ रहा है, जिसे देखकर एवा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस लगती है अपने बंदे से। और अपना बंदा कहता है इसीलिए मुझे लगा कि तुम भी इसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगी, जिसे देखकर एवा काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती हैं। खैर शाम हो जाती है और ये कितनी ज़्यादा स्ट्रेंज की बात है कि वे अभी भी साथ में हैं। उन्हें एंजॉय करते करते लगभग शाम हो जाते हैं। वे एक पिकनिक मना रहे होते हैं। उसी जगह पर अपना निक अपनी आवाज़ से एक क्वेश्चन पूछता है, ओह तो तुम लॉयर बनना चाहती हो। वो हाँ में जवाब देती है। वो बताती है कि मेरे डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि उनकी फैमिली में से या कहीं उनकी डॉटर कोई भी प्रोफेशनल बने, लेकिन मैंने उन्हें कन्विंस कर लिया कैसे न कैसे करके कि फैमिली में एक लॉयर होगा तो अच्छी बात है। वो बताती है कि अभी भी वो इतनी ज़्यादा कन्विंस नहीं है, वे बस समझते हैं कि मैं सिर्फ एक एसिड हूँ कि उनकी फैमिली के लिए पॉलिटिकल मैरिज या ऐसे ही किसी धंधे के लिए बनी हूँ। जिसे सुनकर अपना एमसी यानी कि निक काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो जाता है। तभी एमसी बैठता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका है। एवा पूछती है आखिर वो क्या है। तभी एमसी एवा की गालों को पकड़ता है या कहीं चेहरों को पकड़ता है और कहता है कि मुझे डेट करो और मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। बाद में सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एवा के घर पर, जहाँ पर वो घर पर आ चुकी है और अपने बिस्तर पे ऐसे गिर जाती है जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है और सोचती है अपने बंदे के बारे में, कैसे उसने कहा था कि मुझे डेट करो और मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। और उसके बाद उसने किस भी किया था और सोचती है कि वो आगे कहना क्या चाहता था, आखिर उसका मतलब क्या था। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और उठती है। वो सोचती है कि इसका क्या मतलब है कि अब हम डेट करने वाले हैं। वो सोचती है मुझे मुझे शांत रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो पहला बंदा है जिसे मैं डेट कर रही हूँ, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा होता है कि, और वो इधर से उधर चक्कर भी मारे होते हैं कि आखिर मुझे नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट डेट पर क्या पहनना चाहिए, एक ड्रेस, एक पैंट, एक क्या क्या क्या। वही लड़कियों को ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तभी वो सोचती है आखिर मेरे साथ गलत हो क्या गया है, मैं इतनी ज़्यादा होपलेस कभी भी फील नहीं किया है और अब उस बंदे के कारण। तभी एवा के रूम का गेट खुलता है और उसके डैड अंदर आते हैं। उसके डैड एवा से पूछते हैं आखिर तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों आई। एवा बताती है कि मैंने स्कूल में कुछ काम निपटाना था इसलिए मैं थोड़ी लेट हुई। लेकिन इससे उसके डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी कॉलेज जाओ, समझी। तभी एवा पूछती है आखिर आप यहाँ पर किस बारे में बात करना आए थे। तभी उसके डैड जाते जाते कहते हैं कि कल हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो कल तैयार रहना। एवा अपने डैड से पूछती है क्या इम्पोर्टेंट मीटिंग, वो आखिर है क्या। लेकिन उसके डैड जाते कहते हैं कि लेट मत होना, समझी, और हाँ ये एक फैमिली है तो एक अच्छी सी ड्रेस पहन के आना। उसके डैड अपने एवा को पीछे कन्फ्यूज़न में छोड़कर चले जाते हैं कि ये क्या, एक अच्छी सी ड्रेस पहन के आने, आखिर कल होने क्या वाला है।
कल सुबह होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके डैड ने उसे किसी होटल में बुलाया होता है शाम के 6 बजे। अपनी वहाँ अब मतलब होटल के सामने खड़ी है और वो टाइम पर पहुँच चुकी है और अपनी बंदी काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लग रही होती है। अगर तुम्हें आवाज़ में कोई दिक्कत लग रही है तो सॉरी, मेरे गला थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। तो चलो मानवा को कंटिन्यू करते हैं। वो सोचती है आखिर ये किस बारे में हो सकता है, लेकिन जो भी हो मुझे इस मीटिंग को लेना ही होगा और ये मुझे करना ही होगा। अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेने में कामयाब हो गई, वो लिफ्ट में जाती है कि मुझे उसे करना ही होगा, इस मीटिंग को कामयाब करना ही होगा। वो लिफ्ट में होती है और सोचती है कि अगर मैंने ये सब कुछ कर दिया, अगर ये मीटिंग अच्छे से चली गई तो मेरे डैड मुझे फाइनली रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे। लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, एक बंदे ने लिफ्ट अपने हाथों से रोकी होती है। अपनी एवा अपने मन में खोई हुई होती है। एक बंदा अंदर आता है, लेकिन तभी अपनी बंदी एवा की नज़र उस बंदे पर जाती। वो एक्चुअली में निक होता है। वो चिल्ला कहती, निक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी अपने बंदे को भी वो दिख जाती है। तभी वह चिल्लाती है कि क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? लेकिन अपना एमसी उसके पास अपना हाथ रखता है और कहता है कि ओह, तो आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे स्पीचलेस छोड़ देता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम किसी मीटिंग पर जा रही हो, तुमने इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुली ड्रेस जो पहन रखी है। तभी एवा उसे बताने लगती है कि मैं जिसे मिलने जा रही हूँ। तभी उसे क्लिक करता है कि अपना बंदा सोच रहा है कि वो किसी के साथ डेट पर जा रही है। अपनी एवा हंसने लगती है कि गलत मत सोचना, मैं किसी के साथ मिलने नहीं जा रही, मैं बस अपने फादर के साथ एक मीटिंग पर जा रही हूँ। आफ्टर ऑल मैं दूसरे आदमी को क्यों ही ढूंढूंगी जबकि मेरे पास तुम जो हो। भाई ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कन्फेशन था, लेकिन अपने एमसी को भी ये काफ़ी ज़्यादा शौक कर देता है और अपना एमसी एवा के कंधे पर अपना सिर पटक देता है कि अच्छा, ऐसा लगता है कि अब हमारे दिन यानी कि हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन बनती जा रही है। तभी वो उसके नेक पर एक किस करता है, जिसे एवा काफ़ी ज़्यादा ब्लश हो जाती है। फिर से यार वही सिचुएशन आ जाती है यूट्यूब गाइडलाइंस की। मैं ये इमेज डालने वाला हूँ डेफिनेटली, लेकिन थोड़ी सी ब्लर में तो एडजस्ट कर लेना। वो उसको किस करता है अगेन एंड वो मना कर रही होती है कि मुझे किसी से मिलने जाना है, मतलब अपने डैड से मिलने जाना होता है, किसी से नहीं। वो बता रहा होता है कि अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ये काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है इस चीज़ में। वो अगेन जो कि हमें दिखाना नहीं है, जो कि ब्लर में है, वो सोच रही होती है कि नहीं, हम अभी भी 19 फ्लोर से सिर्फ 4 फ्लोर दूर है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है कि हम बस पहुंचने वाले हैं। उसका हाथ यानी कि एमसी का हाथ काफ़ी ज़्यादा आगे बोल्ड तरीके से बढ़ता जा रहा है और लिफ्ट भी 19 फ्लोर की तरफ बढ़ती जा रही है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा होता है दोनों के बीच में। एवा काफ़ी ज़्यादा प्लस कर रही होती है और स्ट्रेस्ड होती है कि मैं बस 19 फ्लोर पर पहुंचने वाली हूँ। और तभी 19 फ्लोर टिंग करके खुलता है और उसके सामने जो होते हैं वो एवा के डैड होते हैं। उसके डैड पूछते हैं आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एवा को लगता है कि वो उसके डैड उसके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही एक्सप्लेन करने वाली होती है अपना बंदा बोलता है। उसके डैड बोलते हैं निक को कि तुमसे मिले तो काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। अपना निक भी उन्हें हेलो करता है कि आप खुद देखे हुए भी काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, आपसे मिलकर अच्छा लगा डॉन मोरेटी एमसी यानी कि अपनी एवा काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और ये सोच रही होती है कि क्या ये एक दूसरे को जानते हैं। तब उसके डैड कहते हैं कि एवा अपनी मतलब इसको हेलो करो, अपने बंदे निक को, ये कोपेन फैमिली का फ्यूचर हेड बनने वाला है। और अब उसके डैड बम फोड़ते हैं कि यही बंदा है और जिसके साथ तुम शादी करने वाली हो। ये बात दोनों को शौक में छोड़ जाती है। लेकिन अब हमें शौक मिलता है क्योंकि कुछ दिनों पहले का सीन देखा जाता है जहाँ पर निक को पहले ही पता चल चुका है कि उसे शादी होने वाली है, मतलब एक मैरिज रिलायंस होने वाला है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो अपनी बंदी एवा ही होती है। वो अपने डैड से पूछता है कि क्या मैं मैरिज करने वाला हूँ। उसके डैड बताते हैं कि रशियंस जिन्होंने अपना मूव चलना शुरू कर दिया है, अब हमें अमेरिकन्स को एक साथ आना होगा, इसीलिए एक मैरिज अलायंस कंडक्ट किया है, जिसे दोनों को शौक छोड़ जाता है। लेकिन अपना बंदा कहता है कि ठीक है मैं समझता हूँ। लेकिन बाद में उससे पूछता है उसका मैनेजर
कि क्या सच में, क्या तुम सच में ये सब करने वाले हो। एमसी पूछता है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो बताता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारे बीच में, तुम और जूलियट के बीच में, तुम्हारे बीच में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है ना, तो फिर क्यों। वो बताता है कि नहीं, ये ठीक है, वैसे भी मैं इस शादी को तोड़ने वाला हूँ। ये बात निक के मैनेजर को शॉक कर देती। क्या 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 कह रहे हो। तब एमसी अपने मैनेजर को बताता है कि हम शादी कैसे ही करेंगे अगर मेरी फियांसे भाग जाए तो। तभी उसके मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा होता है और डर लग रहा होता है कि तुम ये क्या करने वाले हो। जब भी तुम ऐसा फेस बनाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे रीढ़ की हड्डी में एक तीर सा घुस रहा है। अपना एमसी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। अब हमें एमसी के अंदर की आवाज़ बताई जाती है कि वो बाहर से तो स्माइल कर रहा होता है, लेकिन अंदर अंदर उसका हार्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा होता है। उसका जो डेस्टिनी है वो पहले ही उसके पैदा होने से पहले डिसाइड हो चुकी थी कि वो कपोनी फैमिली का एक बॉस बनने वाला है, या कहें मतलब कपोनी फैमिली को आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसने अपनी फैमिली के लिए आज तक जो किया है, बस उसने अपनी फैमिली के लिए किया है। तो उसे ये अलाउ होना चाहिए कि वो उससे मैरिज कर सके जिससे वो चाहता है। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक थिंग है। तो आखिर क्यों, आखिर क्यों। तब इसे याद आता है कि उसने कैसे वादा किया था एवा से कि अगर वो उसे डेट करती है कि वो उसे, तो वो एवा को फ्री कर देगा। उसे याद आता है कि कैसे उसने यही शब्द दोहराए थे, और उसे याद आता है कि उसने आखिर ये सब क्यों कहा था। क्यों, क्योंकि जब भी वो एवा को देखता है उसे याद आता है अपनी फैमिली। जब भी वो अपनी फैमिली की बात करती है, उसे अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए नज़र आती है। तो इसीलिए वो मुझे याद दिलाती है कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ एटलीस्ट एवा अपने आप को फ्री फील करे, आज़ाद फील करे। मैं एवा को आज़ाद करना चाहता हूँ। प्रेजेंट में वो सोच रहा होता है कि मतलब, और वो सोच रहा होता है कि अगर मैंने उसके उसके मुंह पर ये शब्द दोहराए होते तो वो मुझे एक स्लैब धर देती। और वो आंखें बंद करता है और एवा को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। और प्रेजेंट में पता चलता है कि अब एमसी भी शौक होता है कि जिससे वो शादी करने वाला था वो एक्चुअल में एवा ही निकलती है। एमसी सोचता है कि जिससे मैं शादी करने वाला था, जिस फैमिली में शादी करने वाला था, वो एवा की ही फैमिली है। ये फैमिली भी, मतलब एवा की फैमिली भी एक मॉब फैमिली है। लेकिन इस बात को छोड़ो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वो एवा से शादी करने वाला है। वो अपनी लक पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन एवा हमें दिखा जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा शौक लगती है। हमें मीटिंग के टेबल दिखाई जाती है जहाँ पर एवा काफ़ी ज़्यादा उदास लगती है। वो कुछ भी बोल नहीं रही होती है। एमसी भी सोच रहा होता है कि एवा जब से इसको ये बात पता चली हो तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन लग रही है। हमें बताया जाता है कि उन दोनों के पेरेंट्स ने उनकी डेट फिक्स कर दी है। तभी निक के डैड एवा से बात करते हैं कि एवा, तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तुम्हें पता ही होगा, तुम्हारे फादर ने तुम्हें बता ही दिया होगा इस मैरिज के बारे में। लेकिन तुरंत ही उनकी बात काटते हुए अपनी एवा बोल पड़ती है कि नहीं, एक्चुअली में मेरे फादर ने इस मैरिज के बारे में कुछ भी नहीं बताता। एवा के फादर कहते हैं, मुझे तुम्हें बताने का कोई भी रीज़न समझ नहीं आता। मैं अगर कोई डिसीज़न लेता हूँ तो वो फैमिली के अच्छे के लिए होता है। तुम मुझे वापस जवाब कैसे दे सकती हो। तुम बस यहाँ बैठे हो और जो मैं कहता हूँ तुम्हें वही करना होगा। ये बातें सुनकर एमसी भी, अपना निक भी काफ़ी ज़्यादा शौक में होता है कि वो अपनी ही बेटी से इस तरह टोन में और इस तरह की बातें कैसे कर रहा होता है या कैसे कर सकता है। ये बातें सुनकर अपनी एवा भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और वो वहाँ से उठ जाती है। वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि मैं अभी आती हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पर। तभी उसके पीछे से उसके डैड उसे आवाज़ मार रहे होते हैं कि एवा, तुम यहाँ वापस आओ और जैसा मैंने कहा वैसा करो। तुम अपने संस्कार भूल गई हो क्या। तभी अपना बंदा उन्हें रोकता है और कहता है कि मुझे उससे बात करने दो। हमें दिखाया जाता है कि एवा बस वहाँ से निकल जाना चाहती है। वो वहाँ से भाग जाना चाहती है। वो सोचती है कि ये कितना ज़्यादा नाइटमेयर है, ये कितना ज़्यादा बुरा है जिससे मैं आज तक भागती भी आई हूँ। मतलब एवा कभी भी ये नहीं चाहती कि उसकी बिजनेस के वजह से, उसकी फैमिली बिजनेस की वजह से उसकी शादी हो, वो कहीं सेटल हो। मतलब अभी एवा काफ़ी ज़्यादा फ्री फील नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसकी शादी एक बिजनेस डील की तरह होती है। तभी अपना बंदा आता है और उसका हाथ पकड़ता है कि एवा, तुम्हें शांत होना होगा। लेकिन अभी एवा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उससे पूछती है कि तुम्हें पता था ना, तुम्हें इन सब के बारे में पता था ना
कि मैं अपनी मैरिज के लिए फोर्स करी जा रही हूँ। तुम्हें ये सब पता था ना कि मुझे फोर्स किया जाएगा इस मैरिज के लिए। लेकिन अपना बंदा उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कसम से मुझे नहीं पता था, मैंने भी बस कुछ ही दिनों पहले पता चला कि मुझे शादी करनी होगी। और वो बताता है कि और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो पर्सन कौन होगा कि मैं जिससे शादी कर रहा होता, लेकिन लकीली वो तुम थी। लेकिन एवा उस पर यकीन नहीं कर पा रही होती है, वो उसे झूठा बुलाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं इन सारी चीज़ों पर, इन सारी बातों पर विश्वास कर लूँगी? तुम मुझे ऐसी जगह लेकर गए जहाँ पर मैं ओकेजनली या कभी कभी जाती हूँ। तुमने कहा कि तुम मेरा बैकग्राउंड चेक कर चुके हो, और अब तुम कह रहे हो कि ये एक बस एक कोइंसिडेंट है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूँगी? तुम कितने बड़े झूठे हो। एमसी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे पता है कि ये बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो उसे कहती है कि तुमने इन्जॉय किया ना, तुम हमेशा इन्जॉय कर रहे थे। और वो पहली बार इतना ज़्यादा रो रही होती है कि मैंने तुम पे विश्वास किया था और तुमने बस मुझे यूज़ किया एक टॉय की तरह, एक खिलौने की तरह। वो अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है अब मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पता है कि नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारा फेस दोबारा देखना नहीं चाहती। और वो अपने बंदे को छोड़ वहाँ से निकल जाती है। पीछे अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा पछता रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है एक बार का, जहाँ पर अपनी एवा काफ़ी ज़्यादा पी चुकी होती है। वो बस सोच रही होती है कि हो ही नहीं सकता कि वो एक कोइंसिडेंट है। वो इतना ज़्यादा घटिया आदमी था। एक मैन सडनली अपेयर होता है और वो मुझे एक नाइट स्टैंड के लिए कन्विंस कर लेता है। वो मेरे साथ एक पूरी नाइट बिताता है और फिर बताता है कि वो उससे प्यार करता है। और फिर अचानक से ये शादी सेट हो जाती है, वो भी उन्हीं दोनों के लिए जिन दोनों को बीच में पहले से सब कुछ था। ये सब कुछ प्लान नहीं लगता गया। वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मायूस होती है कि शुरू से मुझे एक प्लान में घसीटा जा रहा था। ये देखना कि एक औरत जो अपने बस फ्रीडम चाहती है, वो अपने कैद से बाहर निकलना चाहती है, वो अभी अपने पिता की कैद से, और एक आदमी जो ऐसा दिखावा करता है कि वो उसे बाहर निकालने का और हाथ बढ़ाता है। क्या सच में मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है, बस दूसरों के एंटरटेन के लिए? क्या मेरी पूरी ज़िंदगी इसी तरह की बन चुकी है? यह कितना ज़्यादा नाइटमेयर है, ये कितना ज़्यादा बुरा है। तभी वो एक और सिप या कहीं एक और गिलास वाइन पी जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लैक रशियन प्लीज ये मांगता हुआ शराब मांग रहा है, मतलब वो बंदा। और वो बंदा कौन होता है? वही पीले बाल वाला जिसको हम क्या कहते हैं, आर्चर कहते हैं, जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। और वो अपनी एवा के बारे में भी कहता है कि इस लेडी को भी एक और राउंड दो जो ये अभी भी और पी रही है। लेकिन एवा उससे कहती है कि देखो, मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ कि मैं किसी से बात कर सकूँ। वो बंदा कहता है कि क्या सच में इसीलिए क्योंकि तुम अपने फियांसे को पसंद नहीं करती? ये बात एवा को शॉक करती है और वो देखती है कि आखिर से कैसे पता। तभी हमें दिखा जाता है कि वो बंदा, उसका नाम होता है एल्क अस्निको, हम एल्क बोलेंगे। और वो अपनी एवा से बहुत ही ज़्यादा कैजुअली टोन में बातें कर रहा होता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अपनी एवा सोचती है एल्क अस्निको, मतलब इसके बारे में तो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। लेकिन अपनी बंदी पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तभी अलेक बताता है कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा। मुझे लगा नहीं था कि अंडरटेकर ने तुम्हें कुछ भी नहीं पता था, मतलब अंडरटेकर ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। एमसी यानी कि अपनी एवा उससे पूछती है अंडरटेकर अब ये कौन है? वो बताता है कि तुम्हारा फियांसे द निक कापोलिनी। तभी वो बताता है कि अमेरिका के सबसे बड़े दो बिगेस्ट डॉन माफिया फैमिली को कपोली फैमिली ने हायर किया था। और वो बंदा जिसने अपने हाथों से काफ़ी ज़्यादा यानी कि हज़ारों बंदों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी है, वो है अंडरटेकर ऑफ द अंडरवर्ल्ड। एवा सोचती है क्या अंडरटेकर, वो भी निक? उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो बताता है कि मुझे सच में लग रहा है कि मैं बेट कर सकता हूँ और तुम्हें लग रहा होगा कि वो इस तरह का गाय बिल्कुल भी नहीं लगता।
मतलब इस तरह का लड़का बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम स्कैम हो चुकी हो। लेकिन तभी अपनी एवा कहती है कि तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? आखिर मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे, या कहीं मुझसे झूठ बोला गया है कि नहीं? लेकिन एल कहता है कि आखिर मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। वो बताता है कि अगर तुम्हारी फैमिली एक फैमिली अलायंस में जाने वाली है, तुम हमारी फैमिली, यानी कि इस बंदे की फैमिली एक बहुत ही ज़्यादा इस बात का फ़ायदा उठा सकती है। अपनी एवा सोचती है क्या सच में ये भी एक मॉब फैमिली से है? तब एवा उससे कहती है कि तो फिर तुम में और उसमें क्या डिफरेंस रह गया? तुम भी तो मुझसे झूठ बोल सकते हो। सिर्फ तुम तुम भी तो मुझसे इसी तरह का झूठ बोल सकते हो। वो अपना गिलास रखता है। वो कहता है ठीक है, तो क्या तुम खुद जाकर उससे पूछना नहीं चाहोगी कि आखिर आखिर उसने वे सारी बातें क्यों छिपाई? उससे पूछो कि उसने आखिर तुमसे ये सब क्यों नहीं बताया। क्या सच में तुम डिजर्व नहीं करती हो उन सब बातों को जानने के लिए? उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक भी शब्द तुम्हें बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। बिकॉज अगर तुमने वो सीक्रेट ढूंढ लिया तो ये मैरिज का सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तुम उससे मैरिज कभी भी नहीं कर पाओगी। एवा उस सीक्रेट के बारे में सोच रही होती है। तभी एल कहता है कि अगर तुम अभी भी क्यूरियस हो या तुम अभी जानना चाहती हो तो मैं बता देता हूँ। निक कैपोलियन एक्चुअली में, तभी वो बताने वाला होता है, अपना निक आ जाता है और उसका गला अपने हाथ से दबा देता है, जिसे देख एवा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि निक यहाँ पर क्या कर रहा है। अब ना निक कहता है कि एल्क एसनोवो, आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? एल्क कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लग रहा है, मैं बस तुम्हारी फियांसे को, जिसका अभी अभी दिल टूटा है, उसे कन्फर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि दूसरा मैन तुम्हारी बंदी, मतलब मेरे मुंह से बंदी निकल गया, तुम्हारी फियांसे को, अगर तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम्हारी वुमेन को किसी और से बात करें, तो उसे अपनी तरह अपनी जेब में रखा करो। ये सुनकर अपने निक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे मारने वाला होता है कि तुम सन ऑफ। तभी नेवा एवा उसे चिल्ला कर बुलाती है, निक अब बहुत हो चुका है, चलो बाहर चलते हैं। वो कहता है कि लेकिन उसे वो ले जा रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहोगे जो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ? मजबूरी में निक को उसे छोड़ना पड़ता है। वो वहाँ से उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है। तभी एवा को वो हाथ मारता है। तभी हेल्क एवा को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें उससे सीक्रेट के बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। अब बाहर की तरफ जहाँ पर निक एवा को गाड़ी में बैठाकर काफ़ी दूर वहाँ से ले आया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितनी ज़्यादा सीरियस डेंजर में थी। तुमने आखिर उससे बात क्यों की? और हाँ, आज के बाद उससे बात कभी मत करना। लेकिन एवा कहती है कि नहीं, तुम कौन होते हो कि मैं किससे बात करूं या न कहूं? डिसाइड करने वाले, तुम्हें कोई भी राइट नहीं है कि मैं किसी से बात करूं या किससे नहीं। निक उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम समझ नहीं रही हो कि तुम अभी किस सिचुएशन में थी। एवा पूछती है किस सिचुएशन में? आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सबको पता था कि मेरी मैरिज अलायंस होने वाली है, सिवाय मेरे और एक स्ट्रेंजर को तुम्हारे बारे में ज़्यादा पता था, मुझसे भी ज़्यादा। और वो रोने लगती है, मतलब कांपने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड है और वो अपने निक को बताती है कि और एक विश्वास ने, एक जिस पर मैं विश्वास करती थी, उस आदमी ने मेरा विश्वास भी तोड़ दिया। उसने मुझे धोखा दे दिया। एमसी ये बात सुनकर अपनी गाड़ी साइड में लगाता है और उससे कहता है कि सुनो। वो कहती है कि अब क्या है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। एमसी माफ़ी मांगता है, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। एमसी उसका हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है कि मैंने बस अपनी फीलिंग तुमसे ज़्यादा आके रख दी। मैं सोच रहा था कि मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए मायने रखती है, पर मैंने नहीं सोचा था कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को पीछे छोड़ दिया है। मुझे पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दे सकती? वो उसका हाथ अपनी चेस्ट पर रखता है, जिसे अपनी एवा उसकी हार्ट बीटिंग, उसकी पंपिंग जोरों से धड़कते दिल को सुन पा रही, मतलब महसूस कर पा रही होती है।
और वो देख पा रही होती है कि अपना बंदा कितना ज़्यादा नर्वस है। अपना बंदा निक उससे प्लीज़ कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। एवा अपना मुंह मोड़ती है और कहती है ठीक है, मैं सुन रही हूँ। तब वो बताना शुरू करता है कि कुछ दिनों पहले ही मेरे फादर ने मुझे बताया था कि मुझे शादी के लिए मनाया गया है। मतलब मुझे शादी करनी पड़ेगी कुछ बिजनेस डील के लिए। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे पेट पर एक ज़ोर से पंच मार दिया हो, क्योंकि मेरे पास पहले से तुम थी। इसीलिए मैं आज आया था, क्योंकि मैं इस शादी को तहस नहस करने वाला था। लेकिन जब मुझे पता चला कि जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो तुम हो, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन लगी। मुझे पता नहीं था कि ये मेरा सपना सच होने वाला है। लेकिन मैं उस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी फीलिंग्स का क्या। और हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है कि तुम एक धोखे की तरह महसूस कर रही हो। जैसा मैं सोच पा रहा हूँ कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से ये ऐसा ही लगेगा कि तुम ऑलरेडी इन सब के बारे में, मतलब तुम्हें नहीं पता, सबको पता है। इसे देखकर ऐसे ही लगेगा कि मैं सब कुछ जानता था मैरिज के बारे में, लेकिन ये तुम्हारे बारे में नहीं था। और मैं कसम खाता हूँ एवा, मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला। और हमें एक ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एवा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उसका चेहरा पकड़ता है और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि जो भी मैंने हर एक वर्ड कहा था, एक शब्द, मेरा हर एक शब्द सच था। वो उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल एक प्योर रिलेशनशिप वाली थी।